नमस्कार। यही सच है कहानी की चर्चा के इस दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है। दूसरे भाग में हम मनु भंडारी की कहानी की बुनावट पर बात करते हुए यही सच है कहानी के विषय वस्तु को समझेंगे और कहानी के पात्रों की मनःस्थिति को भी समझेंगे। मनु भंडारी की कहानी यही सच है कि कथ्य और शिल्प में प्यार एक प्रमुख औजार की तरह आया है। प्यार अपरिवर्तनीय भावना न बनकर उसमें आए परिवर्तन और उस परिवर्तन से उत्पन्न तनाव को सूक्ष्मता से रेखांकित करता है। प्रेम की इस बुनावट में नैतिकता का कोई स्थापित परंपरागत मूल्य नहीं है और न ही उसका कोई आग्रह ही है। दरअसल मनु भंडारी की कहानी की स्त्री परंपरा से संघर्ष की स्थिति में है, मगर वह परंपरा के केंचुल को समूल खत्म नहीं कर पाती है और न ही परिवर्तनशील संदर्भ में कोई प्रतिरोधी परिवेश निर्मित कर पाती है। यह जरूर कहा जा सकता है कि मनु भंडारी की कहानी में स्त्री परंपरा के चौखट को लांघने और आधुनिकता में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील जरूर दिखलाई देती है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि मनु भंडारी की कहानी में स्त्री आधुनिकता और परंपरा की सीमा रेखा पर खड़ी है। वह आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं। यह द्वंद्व एक तरह से भारतीय समाज का भी रहा है। मनु भंडारी की रचनाओं की स्त्री अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मनस्थितियों से संघर्ष करती हुई आगे बढ़ती हैं। मनु भंडारी की कहानी मोटे तौर पर स्त्री पुरुष संबंधों में पैदा होने वाले तनावों और दबावों की यथार्थपरक अभिव्यक्ति है। यही सच है कहानी में स्त्री पात्र एक स्तर पर अपने अकेलेपन से लड़ती हुई दिखलाई देती है। यह लड़ाई वह गहरे असमंजस और द्वंद्व को झेलते हुए लड़ती है। दरअसल मनु भंडारी की कहानियों में स्त्री अपने जीवन में अनेक स्तरों पर बहुआयामी संघर्ष का सामना करती है। उसके सामने एक पितृसत्तात्मक संरचना संस्थागत रूप से उपस्थित रहती है। वह स्त्री अपने मन के भीतर, परिवार के भीतर और समाज के भीतर और उन सब के बीच पितृसत्तात्मक विन्यास से विभिन्न तरह के युद्ध लड़ती है। स्त्री अपने सामने उपस्थित दुनिया में अपनी पहचान, अपने उत्पीड़न और अपने आहत स्वाभिमान की रक्षा के लिए तमाम संस्थागत पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियों से टकराती तो जरूर है, लेकिन उसके विरुद्ध एक ठोस प्रतिरोध की सरणी विकसित करती हुई दिखलाई नहीं देती है। दरअसल स्त्री का अपने समय और परिवेश में पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियों से टकराना ही एक बड़ी उपलब्धि है। इस टकराव को ही उनका प्रतिरोध माना जाना चाहिए। मनु भंडारी की स्त्री का निषेध और उसके अस्वीकार की मुद्रा भी बेहद संयत और मुलायमियत से भरी हुई है। मनु भंडारी की अधिकांश कहानियों में स्त्रियां पितृसत्तात्मक ढांचे में अपनी अस्मिता की तलाश का उपक्रम करती हुई लगती है। मनु भंडारी की कहानियों की सतह पर अन्य संदर्भों के साथ एक बात को लक्षित किया जा सकता है कि स्त्री एक पुरुष और एक आदत पति के विचार को अपने अस्तित्व से जोड़कर देखने की दृष्टि से बाहर नहीं निकल पाती है। इसलिए इस विचार के कारण स्त्री की स्वतंत्रता इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था की सीमाओं के भीतर ही रह जाती है। यही सच है कहानी में दीपा दो पुरुषों निशीथ और संजय से अलग अपने जीवन के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती है। उसके जीवन में यह दो पुरुष अनिवार्य की तरह रखते हैं। दीपा की मनस्थिति की जटिल द्वंद्वात्मकता का कारण भी यही दो पुरुषों के बीच के चयन का ही है। दीपा को खुद ही यह नहीं मालूम कि वह संजय और निशीथ दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करती है। यदि इसे रूपात्मक रूप से कहा जाए
तो यह कहा जा सकता है कि दीपा की चेतना में पानी की तरह का आवेग है, जिसके कारण वह इच्छित व्यक्तित्व के प्रभाव में आते ही वह उसी पात्र में ढल जाती है। यही सच है कहानी में आधुनिकता के तत्व को भी परिलक्षित किया जा सकता है। आधुनिकता का एक लक्षण है द्वंद्व। इस कहानी में यह द्वंद्व हमें दीपा के चरित्र में दिखलाई देता है। दीपा की चेतना में इस द्वंद्व का एक आधुनिक मूल्यबोध है। दीपा अपने प्यार को लेकर स्वतंत्र चिंतन करती है। प्यार का एक आजाद ख्याल दीपा में हमेशा करवटें लेता रहता है। दीपा के भीतर चलने वाले द्वंद्व और उसकी काट-छाँट की जिम्मेदारी खुद दीपा की ही होती है। यह कहानी कहीं भी चमत्कृत नहीं करती, बल्कि यह किसी व्यक्तित्व के सहज विकास क्रम को हमारे सामने लाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पात्र की विश्वसनीयता इस कहानी की विशेषता है। यही सच है कहानी में दीपा के भीतर के द्वंद्व का एक प्रमुख और प्रभावी कारण प्रेम है। प्रेम का तत्व दीपा के होने को बार बार प्रभावित करता है और उसके वजूद को एकाग्र नहीं होने देता। इस कहानी के शिल्प में यह प्रेम दीपा के भीतर कई अर्थ छवियों को सृजित करती है और एक आकार ग्रहण करती है। इन अर्थ छवियों को हम कहानी के भीतर के कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। आइए हम कुछ उदाहरणों की तरफ चलते हैं। दीपा को रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद हैं। इस पसंद को वह याद करती हुई खुद से कहती है, एक बार मैंने यूं ही कह दिया कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। दीपा के जीवन में, या यूं कहें उसके अस्तित्व में, रजनीगंधा के फूल महज फूल नहीं रह जाते। फूल का रूप उसके जीवन में मानवीय होकर उभरता है। फूल एक प्रतीक के रूप में उसके जीवन में संजय की उपस्थिति है। यह उसके जीवन का हौसला है। यह उपस्थिति, यह हौसला निशीथ के छोड़े जाने के अवकाश से उत्पन्न हुई है। दीपा इस अवकाश में संजय का रंग भरती है, रजनीगंधा का रंग। वह कहती है, रात में सोती हूं तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती है। जाने क्यों, अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं हैं, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलार रही हैं और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। इस कहानी की संरचना में प्रेम की गतिशीलता विरचित हुई है। जब दीपा का संबंध निशीथ के साथ खत्म हो जाता है, मनु भंडारी इस कहानी में लिखती हैं, जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उस सब को भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। दीपा का जीवन में दूसरा आधार संजय है, जिसके बारे में उसके स्पष्ट मत हैं। मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। दीपा की कोमल भावनाएं क्या हैं? भविष्य की योजनाएं क्या हैं? कहानी के पाठ से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, सिवाय इसके कि दीपा को एक पुरुष का संबल चाहिए और यह संबल वह प्राथमिक तौर पर नहीं चुनती है, बल्कि निशीथ से संबंध टूट जाने और उससे उत्पन्न रिक्तता के कारण चुनती है। इस चयन की पृष्ठभूमि में दीपा के भीतर अपने पूर्व प्रेमी निशीथ के प्रति नकार का भाव है। इस नकार के भाव की सतह पर वह अपना वर्तमान और फिर उस वर्तमान के साथ भविष्य की योजनाएं देखती हुई लगती हैं। गोया यह कि बिना अतीत से मुक्त हुए वर्तमान और भविष्य बन ही नहीं सकता।
दीपा निशीथ के बारे में कहती है, मैं उससे नफरत करती हूं और सच पूछो तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। निशीथ का प्यार तो मात्र छल था, भरम था, झूठ था। दीपा जिस निशीथ के प्यार को खिलवाड़, छल, भरम, झूठा कह रही है, उसी निशीथ से जब दोबारा कलकत्ता में मिलती है तब वह दीपा निशीथ के बारे में कहती है, यह बहुत उल्लेखनीय है जानना। कहानी में यह कहा गया है, कितना दुबला हो गया है निशीथ, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। दीपा के उपर्युक्त दोनों कथन को स्त्री मन की संरचना के तौर पर समझना चाहिए। दीपा निशीथ के प्रति अपने अतीत के लगाव को दरअसल कभी भूल ही नहीं पाई थी। एक दूसरे विकल्प के आ जाने के प्रभाव में वह जरूर आती है, लेकिन इस प्रभाव के कारण वह निशीथ के होने को एकदम से स्थगित नहीं कर पाती। इस कहानी की संरचना में दीपा एक ऐसी स्त्री चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है जो पुरुष के साथ ही अपने जीवन का उत्कर्ष देखती है। निशीथ और संजय के बीच दीपा अंततः संजय को चुनती है और अपने भविष्य के लिए उसके साथ सपने देखती है। आइए अब हम यही सच है कहानी के पात्रों के और नज़दीक जाकर उनके समय और जीवन संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं। यही सच है कहानी में एक स्त्री पात्र दीपा है, दो पुरुष पात्र क्रमशः निशीथ तथा संजय हैं, एक और स्त्री पात्र जो इस कहानी में गौण है उसका नाम ईरा है। इन चारों पात्रों के संदर्भों से हम गुजरते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी के भीतर ये चारों पात्र किस तरह के अंतर संबंधों और संवादों से आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम दीपा की तरफ चलते हैं। दीपा एक ऐसी स्त्री पात्र है जो अपने कॉलेज के दिनों में निशीथ से प्यार करती है और कॉलेज में कक्षा बहिष्कार के मुद्दे पर निशीथ की बात नहीं मानती है। दोनों में तकरार होता है और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। दीपा कानपुर में रिसर्च करती हुई संजय के संपर्क में आती है और उससे प्यार करने लगती है। दीपा जब कलकत्ता जाती है और वहाँ निशीथ से दोबारा मिलती है, दीपा कई बार निशीथ से संजय के बारे में बात करना चाहती है पर बात कर नहीं पाती है। नहीं बात कर पाने का कारण क्या है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। स्वयं दीपा कहती है कि मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं यह सब सुनकर वह दिलचस्पी लेना कम ना कर दे। यानी दीपा संजय से प्यार करती हुई यह चाहती है कि निशीथ उसमें दिलचस्पी लेता रहे। दीपा दोनों पुरुषों से अपने प्रति लगाव चाहती है। दीपा जब कानपुर में होती है तो उसकी इंतजार करती आंखें संजय के लिए होती हैं और जब कलकत्ता जाती है तब अपने प्रति निशीथ की दिलचस्पी चाहती है। एक स्तर पर यह कहा जा सकता है कि निशीथ और संजय में से किसी एक को चुने जाने को लेकर दीपा में जो निर्णय का द्वंद्व है वह कोई दुर्बलता का परिचायक नहीं है। हालांकि कई आलोचकों ने इसे दुर्बलता के रूप में रेखांकित किया है। दरअसल यह निर्णय का द्वंद्व दीपा की दुर्बलता नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व की अपनी चारित्रिक विशेषता है। स्त्री मनोविज्ञान के आधार पर भी हम इस संदर्भ को समझ सकते हैं। अगर थोड़ा ठहर कर इस कहानी का पाठ किया जाए तो क्या पाठक भी ठीक ठीक बता सकता है कि दीपा को किसे चुनना चाहिए, निशीथ को या संजय को? हम जानते हैं इसका उत्तर आसान नहीं है और यह उनके लिए तो बिल्कुल आसान नहीं होता जिन्हें इस तरह के निर्णय या चयन से प्रभावित होना होता है। क्या पाठक के लिए यह कहा जाना आसान है कि दीपा के प्रति निशीथ ज्यादा निष्ठावान है या संजय के प्रति? इस आधार पर दीपा के चरित्र को एक स्वाभाविक विकास के तौर पर
देखा जाना चाहिए। एक अन्य पात्र संजय है। आइए हम चलते हैं संजय की तरफ। संजय दीपा के जीवन में निशीथ के बाद आया है। संजय की चारित्रिक विशेषता यह है कि वह हमेशा प्रसन्न, सक्रिय रहता है। वह दीपा का कोई आक्रामक प्रेमी नहीं है, बल्कि अपनी सकर्मक संवेदना के साथ वह दीपा के साथ होता है। यह गौरतलब है कि वह दीपा के पास संजय कभी समय से नहीं पहुंचता है। दीपा के मन में देर से आने के कारण खींच पैदा होती है, लेकिन इस खींच के बाद भी जब संजय उसके पास पहुंचता है और दीपा को ढेर सारा प्यार देता है, तो संजय के प्रति दीपा आकर्षित होती चली जाती है। दीपा कहती है, मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूं, बल्कि एक पुलकमय सिहरन महसूस करती हूं। दीपा के मन में संजय अपनी जगह बनाए हुए है, जबकि दीपा का एक अतीत है और उस अतीत में एक और पुरुष है, वह निशीथ है। निशीथ इस कहानी में एक भिन्न किस्म का पात्र है। निशीथ दीपा का पहला प्रेमी है, कॉलेज के समय का। निशीथ एक मौन और गंभीर रहने वाला प्रेमी है। निशीथ संजय की तरह वाचाल नहीं है। वह अपनी भावनाओं को बिना व्यक्त किए, प्रेम का बिना नाम लिए दीपा के लिए सब कुछ कर देने वाला चरित्र है। निशीथ जब दीपा से अलग होता है तो वह फिर कभी विवाह नहीं करता है और न कोई नई प्रेमिका बनाता है, जबकि दीपा निशीथ से अलग होती है तब उसे निशीथ के बाद संजय मिल जाता है। निशीथ कभी किसी चीज का स्पष्टीकरण नहीं देता है और न दीपा से कोई स्पष्टीकरण ही मांगता है। निशीथ दीपा का स्पर्श तक नहीं करता, जबकि संजय के साथ रहते हुए वह निशीथ के साथ की स्मृति में होती खोती रहती है। जब दीपा कलकत्ता जाती है और वहां निशीथ से मुलाकात होती है और वह दूसरे दिन साक्षात्कार के लिए तैयार होती है, तब वह निशीथ को याद करती हुई तैयार होती है। उस समय संजय उसकी स्मृति में नहीं होता है। वह कहती है, मुझे याद आता है, निशीथ को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती भी जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? जाहिर है दीपा संजय से मिलने के बाद भी लाख चाहने पर निशीथ को भुला नहीं पाती है। हालांकि वह अंततः संजय का ही वर्ण करती है। इस कहानी में बहुत कम समय के लिए एक और स्त्री पात्र आती है, जिसका नाम है ईरा। ईरा दीपा की दोस्त है। ईरा कलकत्ता में अपने पति के साथ रहती है। जब दीपा कलकत्ता जाती है तब वह ईरा के घर में ही ठहरती है। ईरा उसकी मदद करती है। ईरा जानती है कि दीपा के जीवन में कभी निशीथ आया था, निशीथ जो आजकल कलकत्ता में ही है। ईरा दीपा और निशीथ के संपर्क को कलकत्ता में आसान बनाती है। तात्पर्य यह कि ईरा एक ऐसी स्त्री पात्र है जो कहानी के दूसरे स्त्री पात्र दीपा की अस्मिता को उभारने का काम करती है। हिंदी कहानियों में ऐसे कई पात्र हमें दिखलाई देते हैं जो मुख्य पात्रों को बल प्रदान करते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यही सच है कहानी के धरातल पर मनु भंडारी एक स्त्री पात्र के माध्यम से स्त्री के जीवन में आए प्रथम प्रेम की उत्कटता और उससे निर्मित आवेग संकुलता को रेखांकित करती है। प्रेम की उत्कटता में स्त्री अपने भविष्य को किसी पुरुष के साथ बांध लेती है, बांध लेना चाहती है। वह अपने भविष्य की कोई योजना मोटे तौर पर स्वतंत्र रूप से निर्मित नहीं करती है। अपने चयन को लेकर वो बहुत सावधान नहीं है, बल्कि चयन की स्वतंत्रता उसके लिए परिस्थितिजन्य है। मनु भंडारी की यह कहानी नैतिक अनैतिक के सवाल से उतना नहीं टकराती जितना प्रेम से उपजे परिस्थिति विशेष के अंतर्द्वंद से टकराती है।
जाहिर है इस अंतर्द्वंद को अंकित करने में मनु भंडारी सफल रही हैं। अतीत और भविष्य से कटकर दीपा पूरी तरह से इस वर्तमान को ही समर्पित है, इसलिए जो भी उसके सामने होता है वही एकमात्र सच लगता है। दरअसल जीवन को निर्णयहीनता और अंतर्द्वंद के सहारे ही नहीं बिताया जा सकता। जीवन को किसी न किसी निर्णय पर पहुंचना होता है। मनु भंडारी की कहानी में दीपा संजय को स्वीकार कर अपने अंतर्द्वंद से मुक्त होती है। वह निर्णय पर पहुंचती है। वर्तमान में जो सामने है वही सच है। इस कहानी का भी यही सच है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।